Hello, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग हमारा यूनिट 14 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ने अच्छा, एक कल सर बोल रहे थे कि एक एक हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्लान देखिए। हम लोग मॉड्यूल ए में हमने 1 to 8 चैप्टर्स कर लिए हैं मॉड्यूल ए में, राइट। बी में हम लोगों ने 12, 13 और अभी 14 हमारा चल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग मॉड्यूल डी जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया और बहुत जल्दी हम लोग ये जो पूरा मॉड्यूल ए और बी है उसको भी बहुत जल्दी हम सम अप कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो चैप्टर्स पेंडिंग है वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और इसमें भी बस एक ही कंपनी अकाउंट्स के बाद वाले जो चैप्टर्स है वो सब बहुत छोटे छोटे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली 15 डेज में हमारा ये मॉड्यूल ए और बी हम इसको पूरे को कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा शुरू हो गया होगा मॉड्यूल सी। अब देखिए मॉड्यूल सी आपको जो मॉड्यूल सी है उसमें से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है ना वो ऐसे नहीं है कि जैसे अब 14 भी थोड़ा है न्यूमेरिकल्स, लेकिन वो बहुत ज्यादा वैसे वाले बहुत कैलकुलेशन और ये वाले न्यूमेरिकल्स नहीं है, वो सब जर्नल एंट्री बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। चाहे तो आप कंपनी अकाउंट्स की बात करें, चाहे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें या डेप्रिसिएशन की बात करें। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं उसमें बहुत ऐसे कोई टिपिकल वाले न्यूमेरिकल्स नहीं थे, राइट। लेकिन वो चीजें आपको मॉड्यूल सी में देखने को मिलेगी, राइट। तो मॉड्यूल सी में 2 चैप्टर्स तो हमारे हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, तो वो सर कराएंगे। एक हमारा फॉरेक्स है एक चैप्टर, और एक हमारा लास्ट में डेरिवेटिव। सो ये 2 चैप्टर्स जो है मॉड्यूल सी में वो सर कराएंगे। ठीक है, तो और उसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं हमारे, एक है हमारा रेशियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, करना ही करना है हमें। ठीक है, एक है वाईटीएम, आपने सुना होगा, और रेशियो वाईटीएम। और एक हमारा है कैपिटल बजटिंग, या जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। सो ये 3 चैप्टर्स हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और भी हैं 2-3 चैप्टर्स, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मॉड्यूल सी में हम क्या करेंगे, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, एक आपका जो फॉरेक्स असर कराएंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन जरूर आता है। सो फॉरेक्स, और उसके अलावा रेशियो वाईटीएम और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको मैं कराऊंगी, और इन तीनों चैप्टर्स को हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, बाकी पोर्शन आप चाहें तो मॉड्यूल सी में जो बाकी के चैप्टर्स है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा फॉरेक्स फॉरेक्स आपको सर कराएंगे। ठीक है, सो इन टोटल अगर मैं बात करूं तो 4 चैप्टर हमारे मॉड्यूल सी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस तरह से कुछ हमारा प्लान रहेगा। और मॉड्यूल ए और बी, लेकिन एक चीज मान के चलिएगा कि अगर आपने मॉड्यूल ए बी और डी को आप, क्योंकि उसमें डिफिकल्ट तो देखिए कुछ है नहीं, उसमें बस आपको इतना करना है जितना भी कराया जा रहा है उसको अगर आप रिवाइज कर लेंगे ना थोड़ा सा अपने से, जैसे वीकेंड्स पे या जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, क्योंकि अब देखिए अब आगे आगे मार्च आ रहा है, आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इवन क्लासेस ही अटेंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बाकी तो हम क्या ही करें, है ना। सो इसलिए अभी आप लोगों को जितना भी टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए। और इन चैप्टर्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। प्रैक्टिस जो करनी है वो आपको यहाँ करनी है, तो वो तो अभी हमारा शुरू हुआ ही नहीं है पार्ट। लेकिन ये जो कराया जा रहा है ना, अगर आपने इसको होल्ड कर लिया, इसको अगर आपने समेट लिया, तो आप मानकर चलिए आपका पेपर बहुत इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सारा पेपर यहीं से बनेगा, क्योंकि और ऐसा भी नहीं कि सारा एक ही मॉड्यूल से बन जाता है, सबका लगभग लगभग इक्वल पोर्शन रहता है। 25 to 30 मार्क्स का पेपर हर मॉड्यूल से आता है। ठीक है, तो मॉड्यूल डी आपका ए बी, और अभी तक आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ भी ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है जो आपके मतलब उससे, या आप कह लीजिए कि कैपेबिलिटी से जो आपके बाहर हो, कि बिल्कुल ये तो चैप्टर समझ ही नहीं आया, ये तो हम छोड़ ही देंगे। सो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी ऐसा चैप्टर या ऐसा कोई पार्ट आया होगा, है ना। सब कुछ मैनेजेबल चल रहा है। यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा वो चीज लगे, लेकिन एटलीस्ट मॉड्यूल ए बी और डी में तो नहीं लगनी चाहिए, और है भी नहीं ऐसा कुछ। ठीक हो गई बात। और अगर उसके अलावा आपके कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
लेकिन और अभी जैसे ही हमारा ये सब कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन जो करेंगे ना, रिवीजन हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको बेस करके। और अभी जो जस्ट हमारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स हुए हैं हमारा नवंबर, जो नए कोर्स के साथ हुए नवंबर 23 एंड जून 23, तो ये जो हमारे दो वो हुए हैं, इनके भी हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल है। सो इन दोनों के हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इन दोनों में जो जो टॉपिक्स पूछे गए थे उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। उससे आपको आइडिया होगा कि ठीक है पेपर कहाँ से बन रहा है। नए कोर्स आने के बाद पेपर का जो तरीका है वो क्या हो गया। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन मॉड्यूल डी क्योंकि ऑल टुगेदर चेंज हुआ है, सो इस वजह से थोड़ा सा चेंजेस हैं। अदरवाइज वही लगभग लगभग वही, बस हाँ थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया ना, अब जो पेपर पूछने का जो तरीका उन्होंने कर दिया एएफएम का, थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी कर दिया। ठीक है, पहले बहुत सीधा सीधा पूछते थे, अभी बहुत सीधा नहीं पूछते हैं। राइट, सो फिर हमें अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ करना है। फर्स्ट राउंड में तो सब कुछ कवर करना है। उसके बाद फिर मैं ही आपको बताऊंगी कि आपको सिलेक्टिवली कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अब आपको इस एग्जाम से 15 दिन पहले आपको फोकस करना है। राइट, सो कंपनी अकाउंट्स उनमें से ही एक चैप्टर है जो आपको एनी हाउ करना ही करना है। और अभी आपने देखा भी होगा, मैं आपको लगभग हर स्लाइड पे बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, और आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। सो ये हमने इसकी फीचर्स किए, टाइप्स ऑफ कंपनीज किया हमने, और ये डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप किया हमने। ये क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल हमने कर लिया था, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमने कर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने ये भी कल कर लिया था, ऑथराइज कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने इनको एक बार खुद से रिवाइज नहीं किया, ये सब वॉश आउट हो जाएगा। जैसे मॉड्यूल सी में जाएंगे ये सब गायब हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए रिवीजन तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा, मैं भी कराऊंगी, बट मैं अभी क्या है कि अगर अभी हम रिवीजन में गए ना तो फिर कोर्स में प्रॉब्लम आएगी। राइट, तो फिर कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैम सो इसके बाद रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा ना सही सही से? जी सर, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है सर वो 15 अप्रैल तक का है कि हमें कोर्स कंप्लीट करना है। हाँ हाँ। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास हमारा पेपर है 2 जून को। और इस बार बहुत अच्छी बात यह है कि पूरा हमें एक हफ्ता भी मिल रहा है, वरना पहले नहीं मिलता था। पहले पीपीबी के साथ कॉम्बिनेशन में होता था एएफएम। ठीक है, हम्म। अभी इस बार पीपीबी चला गया इकोनॉमी के साथ। तो आप लोगों को तो खैर अभी भी प्रॉब्लम आएगी, बट ये है कि एएफएम के लिए हम फ्री हैं। पूरा एक हफ्ता हम लोग पूरा जो कोर्स है ना उस पूरे को ही रिवाइज कर सकते हैं। सही है। ठीक है, तो एक रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे, जो लास्ट रिवीजन करेंगे इस वाले हफ्ते में, 2 जून से पहले वाले हफ्ते में, जब आपके 2 पेपर हो चुके होंगे, तो तब हम करेंगे यहाँ पर एक रिवीजन। और एक रिवीजन में आपको 15 अप्रैल से फिर वही हमारा ये वाला वीक हो गया। फर्स्ट पेपर कब है आपका, क्या डेट है 2 जून से पहले? 25 मई। 25 मई पे। इकोनॉमी वाला है पहले वाला। 25 मई। 26? 25 फिर तो 25-26 को। 25 को पच्चीस पहला है छब्बीस का होगा, ठीक है। इकोनॉमी। तो 25-26 का होगा, तो उससे एक हफ्ते पहले तो सर ही क्लासेस लेंगे, क्योंकि आपके ये 2 पेपर होंगे। तो आप मान लीजिए, अब 15 अप्रैल से आप 15 मई मान लीजिए। ठीक है, 15 मई तक तो हम आराम से क्लासेस ले ही सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फिर आप इन वाले एग्जाम्स के लिए फिर हम बीच में एएफएम की क्लासेस नहीं रखेंगे, थोड़े दिन, एटलीस्ट एक हफ्ता। ठीक है, जब आपके ये वाले पेपर होंगे तो 1 महीना हमें यहाँ मिलेगा। तो हम लोग एक बार हम कोर्स कंप्लीट कर लें, फिर 15 अप्रैल से 15 मई में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद ये वाला जो एक हफ्ता है इसमें फिर हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये अगर ये हमने जो हम प्लान कर रहे हैं, अगर ये हमने अचीव कर लिया, तो जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका पेपर नहीं निकले। राइट, बस कंडीशन ये कि वो क्लासेस देख रहे हैं। सो यहाँ पर ये हम लोग का टारगेट है कि 15 अप्रैल तक हम थोड़ा सा इसको अचीव कर ले, और कर भी पाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोग ने बीच में कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत नंबर ऑफ क्लासेस लगी, बट वो जरूरी भी थी। ठीक है, फिर उसके बाद रिवीजन हम लोग करेंगे, 1 मंथ हम लोग रिवीजन करेंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यूज करेंगे। हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, जो मैं उधर यूट्यूब क्लासेस में भी करा रही हूँ, और भी जो हैं, सो उन एमसीक्यूज से हम रिवीजन करेंगे, और फिर क्विक रिवीजन लेकिन हम करेंगे नोट्स से। ठीक है, और ये जो रिवीजन नोट्स है ये मैं आपको
ये वाले स्लॉट में, मतलब 15 अप्रैल की बात मैं, हमारे जो कुछ पीडीएफ्स हैं जिसको महा रिविजन पीडीएफ्स बोलते हैं, सो उसमें हमने क्या किया, समरी है, पूरे पूरे सब्जेक्ट की समरी है, सो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी आफ्टर 15 अप्रैल। ठीक है, तो आप लोग को जब भी टाइम मिले, आपको 2 पेज 3 पेज आपको बस उसके पढ़ते जाना है। ठीक है, हम्म, तो ये कुछ हमारा प्लान है, और वो आप उसमें टोटल वो 60 पेजेस हैं। ठीक है, 60 पेजेस है, उसमें न्यूमेरिकल इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ थियरी है। सो 60 पेजेस, ठीक है, इतनी बड़ी बुक है हमारी, 600 पेज की बुक है करीब करीब। सो 60 पेजेस के हमारे नोट्स हैं, सो वो उनको हमें फिर ये वाले 7 डेज में हमें बस उनको रटते जाना है और क्लासेस को अटेंड करते जाना है, रिविजन क्लासेस को। ठीक है, चलो तो हम आज का जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। ये है एक्चुअली हमारा मैम क्या हुआ ना, अभी तक जो है ना मैम, जी सर। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी तक जो है ऐसा नहीं लगता कि इतना सारा चीज है, पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, ये एक मतलब चिंता खाई जा रही थी। मतलब सर, कहने का मतलब यही है कि मैम कोर्स बहुत बड़ा है ना मैम। एग्जैक्टली देखिए सर, कोर्स तो बहुत वाइड है, और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, हर क्लास के एंड में कहती हूँ, प्लीज रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। लेकिन देखिए सर, अगर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम कोर्स कंप्लीट किए बिना सर हम रिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर कोर्स ही हमारा नहीं पूरा हो पाएगा, है ना। सो बिल्कुल मैं रिवीजन कराऊंगी, तो वो हम लोग 15, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर हम रिवीजन करेंगे, और फिर उसके बाद ये जो आपकी अभी डाउट्स हो रहे हैं ना कि नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल लगता है सर, इतना सारा जब कर लेते तो ऐसा लगता है सिमट नहीं रहा है पिछले वाला, है ना। सही है मैम, तो सही बात है। वो बिल्कुल आप उसकी टेंशन मत लीजिए, उसको हम यहाँ पर समेटेंगे विद क्वेश्चंस, विद रिवीजन, और उसमें अगर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा तो दोबारा समझ भी सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो भी कंसेप्ट आएगा उसको एक बार दोबारा से क्विकली देख लेंगे, ये ऐसे ऐसे होता है, चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। सो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है, और उसमें कोई इशू नहीं है सर, लेकिन हम लोग एक बार कोर्स किए बिना हम रिविजन नहीं कर सकते सर। सही बात है, सही बात ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि रिवीजन करते रहिए जब भी आपको टाइम मिले। अगर आपको ऐसे लगता है ये जो नोट्स हैं आप इनसे रिवीजन कीजिए, बुक उठाकर आप बुक से एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना, बुक्स भी हैं आपके पास, जस्ट पेजेस फ्लिप करके देख लिया कि ठीक है, अच्छा ये इसमें ये दिया है, इसमें ये दिया है, राइट। चलिए, सो इशू ऑफ शेयर्स देखिए, अब हम यहाँ से अब हम एंटर कर जाएंगे किसमें, न्यूमेरिकल पार्ट में। थियरी पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट तो नहीं, खैर अभी बीच में भी चीजें आएंगी, बट जो एक मेन जो पोर्शन था वो कवर कर लिया। सो अब आप देखिए क्या होता है कि हमारी जो अमाउंट ड्यू होती है शेयर्स पे, वो इन इंस्टॉलमेंट्स पे होती है, मैंने आपको कल समझाया भी था। सर्टेन अमाउंट हम एप्लीकेशन पे लेते हैं, फिर सर्टेन अमाउंट अलॉटमेंट पे लेते हैं, और फिर बैलेंस जो होता है वो कॉल्स पे होता है। अब ये जो कॉल्स हैं इनका कुछ फिक्स नहीं है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, हम कह नहीं सकते, राइट, वो टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है। लेकिन जो भी बैलेंस है वो हम कॉल्स के नाम से लेते हैं, और स्टार्टिंग की जो पेमेंट्स है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मैंने आपको बताया क्यों बोलते हैं इसको एप्लीकेशन मनी, क्यों, क्योंकि ये कब पे की जाती है, जब लोग सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करते है। हैं। ठीक है, अगर आप लोग को किसी कॉलेज में एडमिशन लेना तो आप पहले उसका जो प्रोस्पेक्टस होगा, पहले आप उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइल करते हैं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन फीस देनी होती है। एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन एप्लीकेशन फीस आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, वो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपको एडमिशन मिलता है, या आप कह लीजिए यहाँ पर इस केस में कि जब आपको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, तो तब आपको एक पेमेंट करनी होगी, तो उसको हम अलॉटमेंट मनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी बैलेंस रहता है वो फिर हम इंस्टॉलमेंट्स में, या कॉल्स, उनको कॉल्स बोलते हैं, सो बैलेंस जो है वो कॉल्स में हम ले लेते हैं। ठीक हो गई बात। सही है। फिर उसके बाद हमारी इसमें कुछ कंडीशंस होती है। नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। देखिए 3 कंडीशंस होती हैं। हमारा सपोज हमारा जो शेयर है वो है 10 रुपए का, ठीक है। अब इस 10 रुपए के शेयर को अगर मैंने बेचा 10 रुपए पे, तो मैं उसको कहूंगी दिस शेयर इशूड एट पार। पार मतलब जितने का था उतने पे बिका, तो एट पार। अगर मैंने इसको बेचा 12 रुपए में, तो एट प्रीमियम। प्रीमियम और अगर मैंने उसको बेचा 8 रुपए में, तो डिस्काउंट। डिस्काउंट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब गवर्नमेंट नए कंपनीज एक्ट ने बोला अब कोई भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। जैसे उसको प्रेफरेंस शेयर्स को किया ना, प्रेफरेंस शेयर्स को कि अब इररिडीमेबल वाले प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कंपनीज इशू नहीं कर सकती। सेम ऐसे ही कंपनीज अब डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती।
प्रीमियम पे कर सकती है, पार पे कर सकती है, बट डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। ठीक हो गई बात। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद हमारा आता है ये पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितनी बार एग्जाम हुआ लगभग उतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब हमारे पास जो प्रीवियस वाला जो है उसमें इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि बहुत बार। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब हर बार ही पूछते हैं लगभग लगभग। सो ये है क्या, देखिए कि जब हम अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करेंगे, प्रीमियम मतलब समझ गए, 10 रुपए का शेयर है, 12 में बेच दिया। ठीक है, अब इस 12 में जब हम बेचते हैं तो ये जो 2 रुपए का हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, या ये जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा है, इस 2 रुपीज को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं, या फिर इसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज डिसाइडेड बाय, इसको कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, जो भी सेबी की गाइडलाइंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग, राइट। अब ये जो प्रीमियम का जो अमाउंट है ना, देखिए आपने 10 रुपए का शेयर को 12 रुपए में बेचा, लेकिन इसमें जो ये 10 और 2 जो है, ये 10 रुपए आपका कहाँ जाएगा, 10 रुपए जाएगा आपका शेयर कैपिटल में, क्योंकि शेयर का तो प्राइस 10 रुपए ही था ना, तो वो तो जाएगा शेयर कैपिटल में। फिर ये जितना भी एडिशनल अमाउंट है ये आपका कहाँ जाएगा, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये कौन से हेड में जाता है, ये जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस वाली कैटेगरी में, क्योंकि इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये जो प्रीमियम हमने यहाँ पर लिया है, ये एडिशनल 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो एक्स्ट्रा पेमेंट हमने लिए, इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर डालते हैं। और वो कहाँ आता है, वो आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस कैटेगरी में। ठीक होगी बात। तो जो उसका पोर्शन था एक्चुअल वो जाएगा शेयर कैपिटल में, जो एडिशनल है वो जाएगा रिजर्व में। कौन से रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब फिर बात आती है कि ये जो पैसा है रिजर्व का, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 1 केस, बाय बैक ऑफ शेयर्स। सपोज कंपनी ने बहुत सारे अपने शेयर्स को बेचा हुआ है, मतलब मार्केट में निकाला हुआ है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर कंपनी खुद चाहती है कि हम क्या चाहते हैं कि हम अपने शेयर्स को वापस से खरीद लें, होता है ना कि सपोज कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर्स को इशू किया हुआ है मार्केट में, कंपनी को लगा हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास पड़ा है, और हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स को वापस खरीद लेते हैं। ऐसा क्यों करती होगी कंपनी, अपने शेयर्स को वापस खरीदने में कंपनी को क्या फायदा ओनरशिप कम जाएगा। है ना, ओनरशिप का जो डाइल्यूशन है वो कम हो जाएगा, है ना, और कम ओनर्स हो जाएंगे कंपनी के, तो जितने कम होंगे फिर प्रॉफिट उन लोगों को, बचों को ज्यादा मिलेगा, है ना। और दूसरी बात की फिर वो इंटरफेरेंस भी कम होगा, वोटिंग राइट और वो सब की वजह से। तो इसलिए जब भी कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट होती है तो कंपनी क्या करती है, अपने ही शेयर्स को वापस खरीद लेती है, उसको कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक, दूसरा जो केस है जहां पर इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। आप लोगों ने बोनस शेयर्स का नाम सुना होगा, राइट। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, ये शेयर्स होते हैं, ये फ्री में दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, किसको, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको। ठीक है, तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, तो इनका पैसा कहाँ से आता है, इनका पैसा आता है यहां से। तो हमारे पास जब भी एडिशनल अमाउंट होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको आप ऐसे समझिए, सपोज अभी हमारे 1 लाख एग्जिस्टिंग अभी हमारे शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, कितने हैं, 1 लाख हमारे पास पैसे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हमारे पास सरप्लस अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको हम कहेंगे कि भाई हम आप सबको, जिनके पास मतलब 1 शेयर के बदले हम आपको 2 शेयर्स देंगे, मतलब जिस पर्सन के पास भी हमारा 1 शेयर, जो भी पर्सन हेल्ड करता है उसको 2 शेयर देंगे, तो जिसके पास 4 होंगे उसको 8 देंगे, मतलब डबल शेयर्स देंगे हम। ठीक है, और क्या देंगे, बोनस शेयर्स देंगे। बोनस शेयर्स का मतलब है कि इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन शेयर्स के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है बात, इसको देखिए मैं दूसरे तरीके से समझाती हूँ। सपोज मेरे 1 लाख शेयर्स है, अब ये नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारे इतने ही शेयर होल्डर्स होंगे, वो तो डिपेंड करेगा ना कि किस पर्सन के पास कितने शेयर्स हैं। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि हमारे 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं अभी, जो हमारे इशू हो रखे मार्केट में। अब हमने क्या किया, हमने
2 लाख शेयर्स हमने और इशू किए। कौन से इशू किए? लेकिन इस बार हमने बोनस शेयर्स। ठीक है, तो जब बोनस शेयर्स करते हैं तो फिर ये क्या होंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इसके लिए शेयर होल्डर्स को कोई पेमेंट नहीं करनी है, राइट। हमने कहा कि भाई एक शेयर के बदले हम आपको कितने दे देंगे? 2 शेयर देंगे। तो 1:2 रेशो में, कि जिसके पास एक शेयर है एग्जिस्टिंग, उसको हम बोनस शेयर कितने दे देंगे? 2। ठीक हो गई बात? तो इससे क्या होगा कि सपोज कोई पर्सन है, जस्ट फॉर एग्जांपल उसके पास थे 200 शेयर्स कंपनी के, तो हम उसको कितने दे देंगे? 400 और दे देंगे। तो अब उस पर्सन के पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? 600। लेकिन उसने इन 400 के लिए कोई पेमेंट नहीं की, इन 200 के लिए तो की थी, लेकिन इन 400 के लिए नहीं की है। इतनी बात क्लियर है? फिर यहाँ पर डाउट आता है कि कंपनी ऐसा करेगी क्यों, है ना? ये तो डाउट आता है कि फिर इसमें कंपनी को क्या बेनिफिट है। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो बेनिफिट है, दिख रहा है, लेकिन कंपनी को क्या बेनिफिट है? तो कंपनी को ये बेनिफिट है कि जो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ये कौन है? यही तो ओनर्स हैं। और ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये किससे बिलोंग करता है? ये इनसे ही तो बिलोंग करता है, ओनर से, या आप उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स कहिए, राइट। तो वो क्या करते हैं, एक तरह से जब उनको कन्वर्जन करना होता है ना, कि बहुत सारा प्रॉफिट उनके पास पड़ा, तो वो क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को अगर आप वे ऑफ डिविडेंड लेंगे, है ना, डिविडेंड लेंगे तो क्या होगा? टैक्स देना पड़ेगा कंपनी को भी और उनको भी। समझ रहे हैं? इस पैसे को एज डिविडेंड भी तो बांट सकते हैं ना, लेकिन ऐसा करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं रिजर्व्स को, किसमें? शेयर कैपिटल में। ये तो कंपनी में जो टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स तो ऑलरेडी पे कर चुका होगा ना प्रॉफिट पे, रिजर्व एंड सर, सरप्लस में जो है। हाँ जी सर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अलग से जाता है। कंपनीज जो हैं उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है सर। और फिर बाद में ये पैसा सपोज मिस्टर ए को मिला, वो ओनर थे उस कंपनी में या शेयर होल्डर थे, तो फिर मिस्टर ए अपना जब आईटीआर भरेंगे तो उनका वो इनकम दिखाई देगी, उन पे भी, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, वो तो टैक्स होगा उनके लिए इनकम। जी बिल्कुल। तो ये सब चीजों से बचने के लिए फिर वो क्या करते हैं, हमारा ही तो पैसा है ना, ऐसे कर लो कि विड्रॉ करने की बजाय इसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस रिजर्व के पैसे को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इट इज नथिंग, जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री ओनली, कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी 2 हेडिंग्स हैं। ठीक है, 2 हेडिंग्स क्या है? एक आपका शेयर कैपिटल है, उसमें 1 लाख इंटू 10 करके 10 लाख रुपए पैसे दिख रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका सपोज 2 रुपीज इंटू 1 2 लाख रुपीज है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में 2 लाख है, शेयर कैपिटल में 10 लाख है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है बस। ठीक है, और इसको करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। अभी नीचे आएगा बोनस शेयर, वहां पर भी हम उसको पढ़ेंगे किस तरह से उसकी एंट्री करते हैं। ठीक हो गई बात? तो इस पैसे को हम बोनस शेयर्स को भी इशू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर हमारे कोई एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट से पहले हुए होते हैं, राइट। तो ऐसे एक्सपेंसेस को, सपोज अब कंपनी को स्टैब्लिश करने में 10 करोड़ का खर्चा हमारा आ गया, तो अब क्या करेंगे, जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाएगी तो अब ये पैसा कंपनी से ही तो विड्रॉ करेंगे ना, इन द नेम ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट। तो उसके अलावा सपोज अगर हमारा डिस्काउंट या कमीशन पे, अगर हमने शेयर्स को इशू करने में हमारा कमीशन खर्च हुआ है, या डिबेंचर्स को हमने इशू करने पे हमारे खर्चे हुए हैं, तो वो सारे खर्चे हम इस पैसे से राइट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट जो है वो है आपका, जब हम रिडम्पशन करते हैं। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपे करना, राइट। तो रीपेमेंट हम किस किस का करते हैं? प्रेफरेंस का करते हैं और डिबेंचर्स का करते हैं, इक्विटी का तो होता नहीं है। सो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को जब हम रीपेमेंट करते हैं उनकी प्रिंसिपल अमाउंट, तो कितनी बार क्या होता है कि रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है। ठीक है, कि हमने उनका 100 रुपए लिया हुआ था, लेकिन अब हम उनको वापस कितना कर रहे हैं, 105 रुपीज पर शेयर और पर डिबेंचर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, राइट। सो उस केस में अब ये जो प्रीमियम है ये हमारे लिए तो एक्सपेंस हो गया ना। फिर लेते हुए तो प्रीमियम हमारे लिए इनकम है, लेकिन जब हमें प्रीमियम पे करना पड़ रहा है तो फिर तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, है ना। 100 की जगह हमें उनको 105 रुपए लौटाने पड़ रहे हैं,
तो अगर सपोज हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है तो उसका भी जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी हम इस पैसे से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब एक बार दोबारा से समझ लीजिए। बाकी जो बोनस शेयर्स में अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी आगे इसका टॉपिक है इसी चैप्टर में, उसका न्यूमेरिकल भी है, तो हम अभी उसको आगे भी डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी हमें प्रीमियम से एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है उस पैसे को हम अपने ही शेयर्स को वापस खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बोनस शेयर्स को इश्यू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट या कमीशन के जो खर्चे हैं जो शेयर्स और डिवेंचर्स को इश्यू करने टाइम होते हैं उनको हम इस पैसे से यूज कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। एंड एट लास्ट अगर हमें रिडम्पशन जो करना पड़ रहा है वो प्रीमियम पे करना पड़ रहा है और उसके भी जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम इस पैसे से कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये 4 याद रखने, वो क्या करते हैं इनमें से एक गायब कर देते हैं और कोई और डाल देते हैं, तो फिर वो पूछते कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम नहीं कर सकते यूटिलाइज प्रीमियम के पैसे को। ठीक है, तो आपको ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बायबैक ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट कमीशन या फिर आप कह लीजिए एक्सपेंसेस और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो ये 4 आपको याद रखने हैं। ठीक हो गई बात, और यहां से बहुत चांसेस है क्वेश्चन आने के। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन, अब ये मतलब या तो वो आपसे वो पूछेंगे, नहीं तो वो क्या पूछ सकते हैं, सेक्शन 53 पूछ सकते हैं। सो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 53 है वो क्या कहता है, वो बात करता है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने की। सो एक्सेप्ट इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर समझते हैं आप लोग, जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको दिए जाते हैं। सो स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा बाकी किसी भी शेयर को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। सो एक्सेप्ट इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स अ कंपनी शेल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। सो स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा कोई भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, और अगर ऐसा होता है एनी शेयर इशूड बाय कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस शेल बी वॉइड। वॉइड मतलब समझते हैं, जैसे हमारा लॉ में लॉ का टर्म होता है ये कि वो इनवैलिड होगा। क्लियर? सो दैट मीन्स कि कंपनीज को शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, कि बस कंपनी जो स्वेट इक्विटी शेयर है उनको कर सकते, उनको छोड़ के बाकी और कोई भी शेयर्स को वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। क्लियर है? सो इसका सेक्शन पूछा जा सकता है, इसके अंदर क्या लिखा है वो पूछा जा सकता है, इसका एक्सेप्शन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन 53 याद रखना है। कौन से कर सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स को कर सकते हैं डिस्काउंट पे, अगर करेंगे तो क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है कि फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। सो स्वेट इक्विटी शेयर्स हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 54 में दिए हुए हैं। इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू कंपनी के एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स at a discount or for consideration other than cash for providing know-how or making available right in the nature of intellectual property rights or value addition। देखिए क्या होता है, सपोज हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय ने हमारी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। सो इस सॉफ्टवेयर के बनाने से हमारी कंपनी को बहुत ह्यूज प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करेंगे ना, हम उसको इस सॉफ्टवेयर की पेमेंट करने की बजाय, क्योंकि ऐसे लोगों को आप देखिए ना, अगर इसने हमारे लिए आज इसने ये काम किया तो ऐसा भी हो सकता है ना कि लेटर ऑन फ्यूचर में ये हमारे लिए और भी कुछ अच्छा कर सकता है। तो नाउ ये जो एम्प्लॉय है ये हमारी एक एसेट की तरह हो गया ना। तो कंपनीज क्या करती है, ऐसे एम्प्लॉयज को अपने कंपनी में रोकने के लिए, ऐसे एम्प्लॉयज को अपने साथ हमेशा रखने के लिए क्या करती है, उनको इनके काम के बदले पैसे देने की बजाय क्या करती है, उनको अपनी कंपनी में क्या दे देती है, शेयर होल्डिंग दे देती है, जिससे कि क्या हो, उसको ये फीलिंग आए कि नाउ आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी अप टू दैट पर्टिकुलर परसेंटेज, कि भाई अब मैं इस कंपनी का ओनर हूँ और मेरी इसके लिए ड्यूटी बनती है, ये बनता है वो। तो वो अपना जो भी उसकी नॉलेज है, जो भी वो हमारी कंपनी के साथ ही फिर वो शेयर करेगा। सो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि फिर वो और लॉयल हो जाएगा कंपनी के लिए। ठीक है, तो कंपनी के एम्प्लॉयज या फिर डायरेक्टर्स, उनको हम डिस्काउंट पे शेयर्स दे देते हैं ये। ठीक है, और किस चीज की वजह से देते हैं,
हम इनको देते हैं और यही चीज ना या तो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं या फिर हम इनको कंसिडरेशन अदर देन कैश भी दे सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम इनको दे सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इन्होंने हमारे लिए कोई काम किया हो। तो सपोज अगर इन्होंने कोई नो हाउ हमें प्रोवाइड किया है या कोई ऐसा राइट इन्होंने हमें दिलाया है या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये जैसे होता है ना सॉफ्टवेयर वगैरह, या उसने हमारा कोई पेटेंट हमें दिया है या कुछ भी ऐसी चीज। सो अगर उसने ऐसा हमारे लिए कोई भी काम किया है तो हम उनको बिना पैसे के भी शेयर्स दे सकते हैं और या फिर हम उनको डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं, दोनों ही केस। ठीक हो गई बात। सो ऐसे शेयर्स को कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब जिन लोगों ने हमारी कंपनी के लिए पसीना बहाया है उनको हम ये स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं, राइट। फिर उसके बाद एक आता है हमारा जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और प्लान, ये आप लोग को शायद पता होगा। सो ये क्या होता है, ये एक स्कीम होती है। इस स्कीम के अंदर जो कंपनी है वो एक ऑप्शन देती है, ठीक है, एक ऑप्शन देती है अपने एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन देती है कि वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंपनी के एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। जैसे कि सपोज कि शेयर का प्राइस है 50 रुपीज पर शेयर, लेकिन कंपनी कह रही है कि आप 30 रुपए में खरीद लो, हम आपको दे देंगे। ये वही उसी का ही पार्ट है ये ना, स्वेट इक्विटी का ही। सो यहाँ पर दो चीजें थी ना, एक तो थी कि ठीक है उसने हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाया तो अब हम इनको पैसे देने के बदले हम इसको क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा हो गया कि सपोज एक एम्प्लॉय वो बहुत हार्ड वर्किंग है और हम नहीं चाहते कि वो हमारी जॉब हमारी कंपनी छोड़कर जाए और हम उसको अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको हम एक ऑफर देते हैं। क्या ऑफर देते हैं, ये ऑफर देते हैं कि आप हमारे जो शेयर्स है उसको एक कम रेट पे आप परचेज कर लीजिए, हम आपको ये क्या दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं। और याद रखिए ये राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने आपको ये राइट दिया तो आपको इसको लेना ही लेना है, आपकी चॉइस है, आप लेना चाहते हैं लीजिए, नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, राइट। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको क्या दे रही है कि 50 रुपए का शेयर है पर आप इसको 30 में खरीद लीजिए, तो ये क्या हुआ, डिस्काउंट ही तो हुआ, डिस्काउंट ही तो हुआ ना। सो नॉर्मली तो डिस्काउंट अलाउड नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स आप डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर सकते हैं। सो ये जो राइट है, दिस राइट इज एक्सेसाइबल बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। लेकिन इसके लिए एक ड्यूरेशन भी सेट होता है कि सपोज 2 मंथ्स का आपको टाइम दिया जा रहा है या 3 मंथ्स का, जो भी एक ड्यूरेशन होता है। सो स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में आप अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं और 50 रुपए के शेयर कंपनी के 30 रुपए में खरीद सकते हैं। ठीक हो गई बात। और आपको पढ़ते हुए भी लग रहा होगा कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। सो ये सारी ही चीजें, इवन ये पूरा चैप्टर ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गई बात। तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्लियर है। यस मैम। चलो ये भी हो गया। फिर अब आ गए हमारे बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सो बोनस शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स एक्चुअल में कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट होता है। कैपिटलाइजेशन मतलब समझते हैं कि रिजर्व्स एंड प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं, उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको समझाया था ऊपर। इट रिजल्ट्स इन द कन्वर्जन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इनटू द शेयर कैपिटल। वही तो हो रहा है, रिजर्व को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। कंपनी इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मैडम ये मैडम बीच में एक रह गया ना, फॉरफीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर्स, 6 नंबर वाला। सर मैं समझी नहीं क्या कह रहे हैं। और एक बीच में पॉइंट छूट गया है ना, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, क्यों आएगा बाद में? अच्छा बुक के अकॉर्डिंग कह रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ सर, वो नीचे एक्चुअली उसमें न्यूमेरिकल है ना, वो हमारा आएगा इसी सर इसके बाद। ये यहाँ पर आएगा सर, ठीक है, नीचे आएगा वो। एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और न्यूमेरिकल भी है, तो इसलिए मैंने पहले छोटे छोटे टॉपिक्स को करा के फिर हम उस पर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट बोलते हैं। कन्वर्जन कर रहे हैं रिजर्व का शेयर कैपिटल में। कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को विदाउट एनी कंसिडरेशन, और यू कैन से फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक हो गई बात। इसका ये जो है ये हमें सेक्शन 63 में दिया हुआ है।
अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स आउट ऑफ। अब एक चीज देखिए, वहां हमने पढ़ा था कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उस पैसे को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1 बाय बैक करने में, नंबर 2 बोनस शेयर्स में, नंबर 3 जो कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं लाइक कमीशन एक्सपेंसेस एंड है। ऑल, हाँ हाँ हाँ, एंड में 4th प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सो ये हमने redemption। पढ़ा था। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो बोनस शेयर्स हैं, बोनस शेयर्स को आप कहाँ से कर सकते हैं, जो आपके ऐसे रिजर्व जो कि फ्री रिजर्व है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल आपने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया था, और वो जो आपने बनाया था वो 10 लाख रुपए का, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 लाख रुपए का ही इस्तेमाल हुआ, तो 2 लाख रुपए आपके पास बच गए। तो अब ये क्या हो गया, ये फ्री रिजर्व हो गया। ठीक है, कि मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आप उसको मतलब ऐसे सेपरेटली कंपनी कुछ फ्री रिजर्व वैसे बनाती भी है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, या कुछ इस तरह के रिजर्व होते हैं जिसमें हमने बनाया था ज्यादा का रिजर्व, लेकिन उसमें उतना इस्तेमाल नहीं हुआ, कम हुआ, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी इसी में आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वो हमने देखिए यहाँ पर पढ़ा था ना, कि बोनस वाले को, ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाले को बोनस में भी इशू कर सकते हैं। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये CRR अकाउंट होता है हमारा। सो इन अकाउंट्स में अगर कुछ भी पैसा हमारे पास एडिशनल अमाउंट बची है, तो उस अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं इन बोनस शेयर्स को इशू करने में। ठीक है, अब इसकी ये आप एंट्री देखिए, अकाउंटिंग एंट्री फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। तो हम क्या करेंगे ना, जो भी हमारे पास ऐसे रिजर्व्स होंगे जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है, जैसे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अगर हमने कैपिटल रिडीम कर दी ना, रिडीम कर दी, तो अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। शेयर प्रीमियम वो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा हमने क्या किया, और इन सबको डेबिट करेंगे, और जितनी भी अमाउंट है, सपोज हमारी अमाउंट थी यहाँ पर 10 लाख रुपीज, ठीक है, यहाँ से हमने 2 लिया, यहाँ से 1, फिर 2, फिर 1, कितना हो गया, 4 और 2 6, और सपोज हमने यहाँ से लिया, तो अब ये इन सबको मिलाकर हमारा कितना हो रहा है, 8 रुपए बैठ रहा है। लेकिन हमें कितने की करनी है, 10 लाख के करने हैं, तो 2 लाख रुपए कहाँ से ले लेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो अगर रिक्वायरमेंट होती है तो यहां से ले लेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये इसकी जर्नल एंट्री होती है, राइट। अच्छा, अभी इसके बाद ना मैं आपको दोबारा से लिंक भेजूंगी, क्योंकि ये वाला लिंक एंड होगा, तो मैं दोबारा भेजूंगी, तो आप लोग दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर अभी आप लोगों की 10 बजे क्लास भी है, तो इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग को ये जितना मैंने करा है, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इतना पोर्शन, ये सब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बोनस शेयर्स की एंट्री वैसे मैंने बता दी, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। सो अभी हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। अभी 10 बजे भी आपकी क्लास है।